हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विवेक शर्मा सर हैं, जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऑलरेडी ये एमईएस में सिलेक्टेड हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो विवेक सर आपको, आप एमईएस में सिलेक्टेड हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम आपकी स्टडी के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी प्राइमरी स्टडी कहाँ से रही है। ओके सर, मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से। और मेरी जो एजुकेशन हुई है इंजीनियरिंग, वो भी उत्तराखंड के ही एक गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीटेक किया है। उसके बाद बीटेक करने के बाद मैंने टीचिंग की एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने टीचिंग की जॉब करी देहरादून में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने 3 इयर्स वहाँ पे मैंने पढ़ाया था, डिप्लोमा और बीटेक वालों को। उसके बाद मैंने वो जॉब लीव करके फिर मैं प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। और उससे पहले मैंने गेट मैंने 4 बार मैंने गेट का एग्जाम क्वालिफाइड किया, जिसमें कि मेरे मार्क्स से जो 50 टू 60 के बीच में मेरा मार्क्स आता था। लेकिन हर बार इसलिए देता था कि रैंक इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन रैंक ज़्यादा इम्प्रूव हो नहीं पाई। के बाद फिर मैंने सोचा कि अब गेट से तो पीएसयू के लिए थोड़ा स्कोर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फिर जब ऑप्शन से नहीं बचते हैं तो फिर कोई ना कोई ऑप्शन हमें चूज करना पड़ता है। तो फिर एसएससी जेई का ऑप्शन एक था कि ये थोड़ा सा एग्जाम इतना हाई लेवल का नहीं है। तो 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एसएससी जेई के लिए मैं बैठा था। लेकिन उस बार पता नहीं क्या हुआ, सीट्स कम हो गई बहुत। 2017 में 365 आई थिंक इतनी सीट उस टाइम पे थी। और जनरली इसमें सीट 1000 के ऊपर ही आती है एसएससी जेई में। तो उस बार सीट कम थी, तो प्रीलिम्स में मेरा शायद 112.5 मार्क्स थे मेरे। और जो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 117 गई थी। तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन वो सीट्स कम हो गई और फिर इसलिए मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ये रीजन था। और उसका फिर मैंने देखा कि क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसका रीजन ये था कि मैंने सिर्फ टेक्निकल पे ही फोकस किया था, और बाकी जो रीजनिंग और जो जीएस वाला पार्ट था उसको मैंने फोकस नहीं किया था। मुझे लगता था कि टेक्निकल से ही मैं उसको क्वालिफाई कर लूंगा, और बाकी जीएस और रीजनिंग में मैंने कुछ फोकस नहीं किया था, इसलिए मेरे मार्क्स वहाँ पे कम रहे और फिर वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो 2018 में मैंने फिर ये फॉर्म फिल किया एसएससी जेई का। इसके साथ में राजस्थान का असिस्टेंट इंजीनियर वाला फॉर्म वो भी दिया था। उसका प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हुआ और उसका अभी मेंस का रिजल्ट आने वाला है। उसका भी मेंस का रिजल्ट ही नहीं आया, उससे पहले इसका रिजल्ट अभी आ गया था। तो इसमें एमईएस डिपार्टमेंट मिला मुझे, और मेरी जो इसमें ऑल इंडिया रैंक आई कंबाइंड सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, वो 604 है। सिविल में जो मेरी रैंक है वो 283 है। मेरी सेकंड प्रेफरेंस एमईएस थी, फर्स्ट सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिला क्योंकि इसकी कट ऑफ ज़्यादा गई। 18 में मेरे प्रीलिम्स में जो मार्क्स थे वो थे 129.933, और जो कट ऑफ गया था वो गया था 127.4। तो अप्रोक्स 2.5 मार्क्स ज़्यादा थे मेरे कट ऑफ से प्रीलिम्स में। मेंस में जो मेरे टोटल मार्क्स थे वो 165 थे। तो जो मेरा टोटल हुआ था वो 295 हुआ था। और सेकंड प्रेफरेंस पे मेरा एमईएस था, फर्स्ट पे सीपीडब्ल्यूडी था। सीपीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ गई थी वो 304 आई थिंक इतना गया था, और एमईएस का 284 गया था। तो एमईएस मुझे डिपार्टमेंट अलॉट हुआ। तो प्री की तैयारी आपने कैसे की थी, कौन सी बुक्स आपने के एग्जाम के लिए आपने कौन सी बुक फॉलो किया था, या कौन सा टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया था? प्री के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? प्रीलिम्स के लिए मैंने जो टेक्स्ट बुक की एक टेस्ट सीरीज आती है उसको मैंने ज्वाइन किया था। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस हमारी अच्छे से हो जाती है। और उसमें मेन जो फोकस मैंने किया था वो रीजनिंग और जीएस के पार्ट के लिए किया था, कि वहाँ से मैं रीजनिंग का जो अलग अलग भी इसमें टेस्ट रहते हैं, रीजनिंग का अलग रहता है और बाकी जीएस का अलग रहता है। तो मैंने रीजनिंग का टाइम वाला मैं देखता था कि मैं कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीक पॉइंट वहाँ पे रीजनिंग था, क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो वो मुझे हेल्पफुल हुई रीजनिंग के लिए। बाकी टेक्निकल में मुझे स्कोर करना इतना टफ नहीं होता था। टेक्स्ट बुक में भी मैं टॉप में ही रहता था उसमें। कभी टॉप 50 भी आती थी, टॉप 10 में भी मैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में आया था वहाँ पे।
और बुक्स की मैं बात करूँ तो बुक्स मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ी थी। मेरे पास नोट्स थे, जो कि मेडिजी या फिर आप कोई आईईएस मास्टर के भी ले सकते हो। वो नोट्स को मैंने थोरली पढ़ रखा था ठीक से, और बाकी प्रीवियस ईयर के इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव और एसएससी जेईई के, जो हमारी एसएससी जेईई के भी प्रीवियस ईयर के जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं, बस उतना ही टेक्निकल किया मैंने, और बाकी कोई इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बुक मैंने प्रीलिम्स में कोई भी नहीं पढ़ी थी। सिर्फ नोट्स फॉलो किए थे, और बाकी जो बुक की प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन थे वो करे थे मैंने। बस उसकी प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा करी, मेन ये था। बाकी तो नोट्स के अलावा आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे या केवल फुल लेंथ नोट्स आपने बनाए थे? हाँ, शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे। शॉर्ट नोट्स में हर सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स बनाता था। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल रट गए थे, तो मुझे लगता था कि उनके शॉर्ट नोट्स मुझे बनाने नहीं चाहिए, तो मैं नहीं बनाता था। और जो टॉपिक ऐसे थे जिनको मैं भूलता था, या मुझे लगता था ये फॉर्मूले मुझे याद नहीं रह पाते एग्जाम में, तो उनके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। हर हर सब्जेक्ट के ही मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और लास्ट में वो शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज किया, नोट्स को मैंने नहीं पढ़ा था। लास्ट के जो 4-5 दिन या फिर लास्ट का वीक जो होता है, उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स को ही बार बार रिवाइज किया, फॉर्मूले रिवाइज किए, और जो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था जो मेमोराइज करना होता है, वो मैंने किया था। बाकी कोई लास्ट टाइम पे मैंने कोई ना ज़्यादा बुक्स पढ़े ना नोट्स पढ़ी, बस वो शॉर्ट नोट्स को ठीक से बनाया। वहाँ पे वीक पॉइंट क्या थे और क्या मुझे याद नहीं हो रहा था, वो बस मैंने देखा था। जीएस 50 नंबर का होता है, उसके लिए आपने क्या किया था? जीएस के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि जीएस के लिए आपको ज़्यादा मतलब सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि जीएस में आप हल्का-हल्का पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। ऑब्जेक्टिव जो पुराने क्वेश्चंस हैं और थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लो। बाकी आप जीएस में कितना भी पढ़ लोगे, स्कोर ज़्यादा ला ही नहीं पाओगे। मतलब मेरा जो स्कोर था, आई थिंक मुझे 25 या 26 नंबर थे, लेकिन जीएस में इससे ज़्यादा स्कोर नहीं आ पाएगा। आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तब भी आपका हो सकता है 35 आ जाए, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम है। वो आपका कोई काम भी नहीं आएगा, और आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा। तो जीएस को आप इतना लाइटली लो, मतलब ज़्यादा वो मत करो, क्योंकि मेन फोकस हमारा टेक्निकल और अब रीजनिंग पे रखो। मेंस की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? मेंस की तैयारी आपने कैसे की? मेंस के लिए मैं तो ये बोलूँगा, मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, और मैं जो लोग अभी मेंस मार्च में लिखने वाले हैं उनके लिए भी बस 2 ही चीज़ बोलूँगा। एक तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को करो। उसमें बहुत ज़्यादा टफ है, उनको छोड़ दो, बाकी उनको आप करो। मतलब करने का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ़ एक बार करने हैं। वो क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम देने तक करीब 3 या 4 बार हमसे हो जाने चाहिए। मतलब अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो, या उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कोई भी रिपीट हो, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे हो जाए। अगर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो एग्ज़ाम्स में भी ठीक से परफ़ॉर्म नहीं होगा। और उसके बाद जब इंजीनियरिंग सर्विसेज अच्छे से हो जाए 3 बार, कम से कम 3 बार तो होनी चाहिए। और उसके बाद आप एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेंस के, सिर्फ़ प्रीवियस ईयर के मेंस के, बस इतना ही करना है, और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो एसएससी जेईई का जो पैटर्न है, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड है पूरा। मतलब वहाँ के ही उसी पैटर्न पे ही फॉलो करते हैं वो लोग। आपने एसएससी जेईई प्री के लिए टेक्स्ट बुक को बताया कि टेक्स्ट बुक आप ले लीजिए, टेक्स्ट बुक से आप तैयारी करिए, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेंस के लिए आपने कुछ टेस्ट सीरीज कहीं से लिया था, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या अपने खुद ही प्रैक्टिस करते रहे आप? क्योंकि 2 घंटे में मेंस 300 के लिए नंबर का पेपर होता है। मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लेता, बस पॉइंट यही रहता है हमारे पास कि हम 2 घंटे में ये 300 मार्क्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। तो इसके लिए मेन होता है प्रैक्टिस, क्योंकि कोई भी 3 घंटे में 2 घंटे में 300 मार्क्स का पेपर कोई भी ऐसे ही सॉल्व नहीं कर पाएगा एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम्स में प्रेशर भी रहता है। 10 मिनट तो हमारे ऐसे ही वेस्ट होते हैं वहाँ पे स्टार्टिंग के, वो मेरे भी हो गए थे। तो उसके लिए आपको बस कि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वहाँ पे क्वेश्चन आए तो आप सीधे सॉल्व करो। और किसी भी क्वेश्चंस में आप ऐसा नहीं कि फालतू का लिख रहे हो, मेन पॉइंट वाइज ही लिखो। ज़्यादा अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप कितना भी ज़्यादा लिखोगे, 20 से ज़्यादा मार्क्स तो नहीं मिलने वाले। तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, एक तो थ्योरी वाला क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल में भी आपको फालतू का नहीं लिखना है, जो वो एग्जाम में पूछा वही लिखना है। तो प्रैक्टिस है मेन। मेंस में परफॉर्म करने के लिए तो प्रैक्टिस ही चाहिए बस, और
कोई टेस्ट सीरीज अगर आप ना भी लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगाना है टेस्ट सीरीज तो आप प्रीवियस ईयर के एसएससी जेईई के ही पुराने क्वेश्चंस को टाइम के साथ, टाइम अगर 2 घंटे का टाइम होता है तो आप 10 मिनट कम करके वहाँ बैठो और पुराने प्रीवियस ईयर के एसएससी जेईई के मेंस के जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको आप लगाओ। वहाँ पे आपको पता लगेगा कि आप कैसे कर पा रहे हो और आपकी एक्यूरेसी क्या है और कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो वहाँ से आप ये जज कर पाओगे कि एग्ज़ाम में हम कैसा परफ़ॉर्म करेंगे। बस ईएससी मेरा तो मुझे तो प्रीवियस ईयर की बात कही है, तो मेडीजी का आपने लिया था या आईएएस मास्टर का? मेडिजी का भी मेरे पास मटेरियल था प्रीवियस ईयर का और आईएएस मास्टर का भी था। दोनों के ही मेंस के मेरे पास क्वेश्चन थे। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो मुझे ये लगा कि आईएएस मास्टर का जो मेंस का जो मटेरियल है वो काफ़ी बेटर है मेडिजी से। फ़र्क ये है कि उसमें मिस्टेक्स हैं, मेडिजी के जो मेंस में है उसमें मिस्टेक्स हैं और जो भी उनका नया एडिशन आता है उसमें वो मिस्टेक्स को ठीक नहीं करते हैं, वही रिपीटेशन चलता है। आईईएस मास्टर में ऐसा है कि उसमें रिपीटेशन नहीं है, अगर वो कोई मिस्टेक होगी तो उसका नया वाले वर्ज़न में उसको सही कर देते हैं वो, न्यू एडिशन में। तो मैं ये बोलूँगा कि मेंस के लिए अगर आपको ईएस के प्रीवियस ईयर के चाहिए तो आप आईईएस मास्टर को प्रेफ़र करें मेडिजी से। बुक्स की मैं ये बोलूँगा मैं। बाकी सब्जेक्ट आपको जो अगर हम सही लगता है वो टॉप करें। 5 सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मेंस के लिए कौन-कौन सा बताना चाहेंगे टॉप 5 में? सब्जेक्ट अभी तो क्या होता है कि एसएससी जेईई भी अब थोड़ा-सा मतलब पुराने पैटर्न पे फ़ॉलो नहीं करता। वो भी कभी-कभी क्या होता है चेंजेस वहाँ भी देखने को मिल रहे हैं हमें। जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में तो होता ही है। एसएससी जेईई में भी कभी क्या होता है कि सॉइल मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। तो कभी आरसीसी मतलब मेन अगर मैं फ़ोकस करूँ तो सॉइल मैकेनिक्स को आप करो क्योंकि वेटेज वाला सब्जेक्ट है। आरसीसी जो है उसको भी क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आना ही है और वो पुराने पैटर्न पे ही क्वेश्चन आना है तो वो फुल मार्क्स मिलते हैं, उसमें कोई मार्क्स कटते भी नहीं है। तो आरसीसी हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया और बाकी कुछ बीएमसी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत ईज़ी सा क्वेश्चंस आते हैं मतलब। जैसे 15 मार्क्स का आ गया, 20 मार्क्स का आ गया, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अगर थोड़ा भी पढ़ रखा है, कोई टेस्ट है जैसे बहुत सारे बीएमसी में, तो वो टेस्ट को आप उन टेस्ट को पढ़ लो सारों को। एक एक ना एक टेस्ट वहाँ पे एग्ज़ाम में हर साल आता है। जैसे इस बार भी कोई टेस्ट आया था, मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन वो टेस्ट वगैरह पढ़ो तो वेटेज तो आपको सारे सब्जेक्ट को देना है, बस आपको वो ये कंपेयर करने के लिए एक मतलब मैं बताऊँ कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ो, क्या नहीं पढ़ो, इसके लिए आप ही को पता लग जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर को बार-बार करेंगे तो। मतलब ये डिसीज़न भी आप ही को लेना है कि हमें क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये डिसीज़न भी स्टूडेंट का ही होना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा ये पढ़ो तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर कोई स्टूडेंट ठीक से कर रहा है, वो अच्छे से प्रीवियस ईयर को करके जा रहा है, तो उसको इतना उसके पास दिमाग होता है कि उसे पता लग जाता है कि क्या आने वाला है एग्ज़ाम में और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या मुझे छोड़नी चाहिए। तो वो मेन हमें प्रीवियस ईयर ही बताते हैं। अभी मुझे भी ठीक से मैं उसको नहीं बता पाऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट को आप छोड़ो, कौन से वो आप ही डिसाइड कर लोगे अगर आप मेंस लिखने जा रहे हो तो आपको पता लग जाए। अभी कुछ लोग जनवरी का महीना लास्ट चल रहा है, मार्च में प्री देने जा रहे हैं। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसा माइंडसेट बनाकर जाएँ या अभी 2 महीने के बीच में वो ऐसा क्या करें, क्या ना करें, जिससे वो प्री निकल जाए उनका? प्रीलिम्स के लिए वो 2 चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक रीज़निंग का पार्ट जो है, वो 50 मार्क्स का आता है, वो बहुत स्कोरिंग होता है और वो इतना ज़्यादा उसमें से हो सकता है कि रीज़निंग में आसानी से गेन कर सकते हैं। मेरे 43 मार्क्स थे, तो 45 भी नहीं आए तो 40 के अराउंड भी आ गए, तब भी ठीक स्कोर है रीज़निंग में। और दूसरा टेक्निकल, टेक्निकल 100 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट भी वो गेन मतलब 70 मार्क्स तो आनी चाहिए। 70 यहाँ पे आ गए, 45 आपके वहाँ पे आ गए। और रही बात जीएस की, तो जीएस में आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वही करें, तुक्का ना मारें जीएस में, क्योंकि जीएस में नेगेटिव हो सकता है आपका। अगर हो सकता है आपको 50 में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 20 ही करके आओ, जो बिल्कुल सही आते हैं आपको। बस वहाँ पे हो ऐसा हो कि 1-2 क्वेश्चन ही गलत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप जीएस में तुक्के मारोगे तो फिर वो थोड़ा-सा टफ हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हो। क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि प्रीलिम्स की आपकी कट ऑफ भी क्लियर होगी तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेंस में परफ़ॉर्म नहीं कर पाओ या मेंस में आप अच्छी रैंक नहीं ला पाओ। तो मेरा सिर्फ़ कट ऑफ से दो ढाई मार्क्स से ज़्यादा थे। तो मेरा जो स्कोर जो मेनली मैंने स्कोर किया है वो मेंस में ही किया था। अभी जो लोग मैं यही बोलूँगा रीज़निंग और अपना 2019 का टेक्निकल। मेंस देने जा रहे हैं, अभी मार्च में मेंस भी होने वाला है 2019 का। तो मेंस के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे कि वो क्या करें इस समय? 2 महीने का गोल्डन टाइम जो है। अभी अभी जैन खत्म होने वाला है, फरवरी और मार्च हमारे पास बचा है, तो अप्रॉक्सिमेट 2 मंथ तो मान लें, 2 मंथ हमारे पास है अभी। तो अब
पहले अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो आप 10 से 15 दिन में आप कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अब अगर आपको लग रहा है 15 दिन, मैं बोल रहा हूँ 15 दिन में अगर आपको लग रहा है कि मुझे अगर मेरा आरसीसी वीक है तो मैं आरसीसी में कुछ नया पढ़ना चाहूँ तो आप पढ़ सकते हो। या कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आप नया पढ़ना चाहो तो अभी 15-20 दिन आप उसको पढ़ लो। फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद आपको नया नहीं पढ़ के आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपका 1.5 मंथ बचेगा, उसमें आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के मेंस के क्वेश्चन और लास्ट के 10 दिन में एसएससी जेईई के मेंस के क्वेश्चन, लास्ट के 10 दिन में बस। आपको अभी नहीं कि अभी से आप एसएससी जेईई के मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि वो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे। एसएससी जेईई के मेंस के क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन हो जाए। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के जो क्वेश्चन हैं पुराने ईएस के, उस क्वेश्चन को आप बार-बार करो। बार-बार का मतलब ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो हमने सिर्फ नाम के लिए कर लिया। हमें एक बार करना है, उसी को फिर दोबारा करना है, फिर तिबारा करना है। अगर आप 3 बार उसको अच्छे से करके चले गए तो मतलब एग्ज़ाम में तो आप 100% परफ़ॉर्म करेंगे और मार्क्स भी आएँगे आपके। स्टडी और के दौरान कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, सोशल मीडिया हो गई या वर्कलोड हो गया, आपके माइंड प्रेशर हो गए, तो इन सबको कंट्रोल कैसे करना चाहिए? अभी इसके लिए अगर आपके पास लास्ट 2 मंथ है तो मेरा सजेशन तो यही है कि इन चीज़ों से अभी दूर ही रहें आप। सोशल मीडिया हो गया या फिर आजकल क्या है कि नेट है तो यूट्यूब में हम बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं और फ्रेंड हो गए। तो अभी मेन आपको यही देखना है कि अगर ये नौकरी मेरी नहीं लगी तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे पास क्या होगा? मतलब क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गई है, एसएससी का एक प्रोसेस है बहुत लॉन्ग, तो आप मतलब इतना ज़्यादा पेशेंस भी नहीं रख पाओगे। अभी अगर आप मैं 18 का हम बात करें तो अभी 2 साल होने जा रहे हैं, अभी जॉइनिंग भी नहीं आई हमारी। तो आपको आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि ये जो मैं 19 वाला एग्ज़ाम मेंस लिखने जा रहा हूँ, तो ये मुझे कैसे भी करके मुझे इसको क्रैक करना है। अगर ये एग्ज़ाम मेरा क्रैक नहीं हुआ, तो फिर आप सोच लो कि आप 2-3 साल, तो मान के चलो 2-3 साल फिर आप लैग हो जाओगे बहुत ज़्यादा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बस सिर्फ़ अभी तो एग्ज़ाम पे ही फ़ोकस करना है। अगर जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा फिर आपकी प्रॉब्लम्स आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। मतलब आपको फिर ये नहीं सोचना है कि यार मेरी जॉब नहीं है मेरे पास। एक बार जॉब लग जाती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर क्या होता है, थोड़ी रिस्पेक्ट भी आपकी लोग करने लगते हैं। वरना अगर जॉब नहीं है तो फिर रिस्पेक्ट भी आपकी नहीं करते हैं। आपको नॉलेज कितनी भी हो, उससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। ये है। एमईएस में सिलेक्शन होने के बाद आपको कैसा फ़ील हो रहा था, जिस समय आपका रिज़ल्ट आया है? हाँ, मुझे ख़ैर मेरा क बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी। जब मेरे मार्क्स मैंने देख लिए थे 295 में, तो मुझे इतना तो कन्फ़र्म था कि मुझे एमईएस ही मिलेगा। क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी का डाउट था, 80 टू 80-20 का था करीब। मुझे लग रहा था 20% चांस है कि सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए और 80% चांस है कि ना मिले। तो मुझे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था कि सीपीडब्ल्यूडी ही चाहिए। मुझे एमईएस भी मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो एमईएस में कुछ लोग हैं। तो एमईएस में ठीक है, रिस्पेक्ट भी है और थोड़ा वर्कलोड भी वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है। तो हाँ, वो मोमेंट्स तो सभी के लिए अच्छा होता है जब हमें पता लगता है कि हमारा एमईएस मतलब लिस्ट में पीडीएफ में हम अगर हम अपना नाम सर्च करते हैं, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट जब शो होता है तो सभी के लिए वो एक प्राउड मोमेंट होता है और अच्छा होता है मतलब। तो वही एक मोमेंट सभी के लिए होगा, मेरे लिए नहीं, मतलब जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर वही सोच के अगर आप पढ़ोगे, तो फिर डेफ़िनेटली स्कोर करोगे आप। आप 2014 के पास आउट हैं, 2014 से लेकर 2020 तक 6 साल का सफ़र कैसा रहा आपका? हाँ, 6 साल तक मैं जॉब कर रहा था, मतलब मैं एक जॉब में था, टीचिंग की जॉब में, तो इसलिए मतलब 3 साल मैंने वहाँ पे जॉब करी। सफ़र थोड़ा टफ़ होता है अगर इतना ज़्यादा टाइम हो जाए और जब जो आप चाहते हो वो ना मिले तो फिर मतलब डिप्रेशन भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है। लेकिन एक एक ये है कि बस आदमी को मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को। वही मैंने किया, मतलब मोटिवेट भी रखा। दूसरा, सभी के साथ होता है ये, सब लोग मतलब जो भी स्टूडेंट हैं उनको पता ही है कि ज़्यादा जैसे-जैसे हम पास आउट हो जाते हैं, 14 में पास आउट हुआ तो उसके बाद मैंने जॉब करी, फिर जॉब भी छोड़ी, तो मतलब अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन चलना तो पड़ता ही है ना। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट अपने आप को रखना तो पड़ता आप हमें कब से जानते हैं? इंजीनियर गुप्ता का नाम आपने कब सुना, कब से जानते हैं हमें? है। मैं आपको 1 डेढ़ साल हो गया, मैंने आपके यही जैसे आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसे ही मैंने आपके पहले बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू देखे थे।
वहाँ से मुझे आपके चैनल्स के बारे में पता लगा, तो मुझे ठीक लगा कि प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है कि लोगों को एक सटीक मतलब जानकारी मिल रही है, जिससे कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको पता लग रहा है कि हम किस तरीके से तैयारी करें। हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग होती है, तो ये आप ज़्यादातर एसएससी के इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं और जेईई के, तो उसमें क्या है कि उस लेवल पे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बेनिफिट मतलब फ़ायदा मिलता है कि अभी हमें एग्ज़ाम दे के आ रखे हैं और हम क्लियर्ड भी हैं उस एग्ज़ाम में, तो हम मतलब एक ठीक से गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी जो स्टूडेंट बीटेक में है या डिप्लोमा भी कर रहे हैं, जो एसएससी जे जिनका टारगेट है, उनके लिए क्या कहना चाहें कि अभी वो किस चीज़ पे फ़ोकस करें? क्योंकि उन्हें अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं तो पहले तो अपने डिप्लोमा को ही ठीक से करें, और बाकी आपका हर स्टूडेंट का एक टारगेट होता है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो जो डिप्लोमा के हैं उनके लिए तो ये ये एसएससी जेईई की बेस्ट जॉब है। बीटेक के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेस्ट जॉब है, इससे अच्छी जॉब नहीं है मतलब। अगर हम जेईई से कंपेयर करें कोई भी स्टेट की जेईई से, तो एसएससी काफ़ी बेटर जॉब है। तो उनके लिए एक टारगेट होना चाहिए, जब वो डिप्लोमा में अभी हैं, तो उनको टारगेट होना चाहिए कि मुझे एसएससी जेईई करना है, तो अपने फाइनल ईयर से ही उन पे उसको टारगेट करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, डिप्लोमा के लिए। और जो बीटेक है उनके लिए तो ख़ैर अपॉर्च्युनिटी और भी है। अगर एसएससी जेईई को भी वो टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि जॉब्स कम हो गई हैं और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो सबसे पहले तो कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए। तो बीटेक के लिए भी ऐसा नहीं है कि अच्छा जॉब नहीं है, ये भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि प्राइवेट में इतना ज़्यादा सैलरीज़ और फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो मतलब मैं प्रेफ़र करूँगा कि वो लोग भी इसको फ़ोकस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो परीक्षा का एग्ज़ाम दें, मोटिवेट रहें, सेल्फ मोटिवेशन कैसे जनरेट करें खुद के लिए? मैं तो ये बोलूँगा तो कि मोटिवेशनल वीडियोज़ वग़ैरह आप चलो देखते हो ठीक है, लेकिन वो म मोटिवेशन 1 या 2 दिन या 3 दिन, हो सकता है 1 वीक तक रहेगा। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन होता है कोई भी चीज़ करने का, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको एसएससी जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको सेल्फ मोटिवेट ही रहना पड़ेगा। और ये इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, और ना कि इतनी बड़ी चीज़ है कि आप नहीं कर पाओगे। इतने सारे बच्चे जब निकाल रहे हैं तो आप भी निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को मोटिवेट रखो, और मतलब आप उस पे वर्क भी करो, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ़ मोटिवेट ही है, काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए मतलब काम भी करो, अपना वर्क जितना आप उस एग्ज़ाम के लिए डेडिकेशन होगा और आप मेहनत करोगे, तो मेरे हिसाब से सफलता तो मिलनी ही है, ऐसा भी नहीं है। कैसा फ़ील हो रहा है आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हमारे साथ? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ, और ये अच्छा मोमेंट है कि मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके चैनल के माध्यम से बच जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये मैसेज पहुँच रहा है। तो मतलब तो ये स्टूडेंट की डिमांड बहुत रहेगी अच्छा तो आप फिर एक्सपीरियंस से है। आएँगे इंटरव्यू देने के लिए? हुँ? अगर स्टूडेंट की डिमांड रहती सर, है तो आप फिर से आएँगे सर इंटरव्यू देने के लिए? हाँ, हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा जब मैं अपने डिपार्टमेंट में जॉइन कर लूँगा, तो अगर आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहेंगे तो मैं शायद उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकूँ स्टूडेंट को। खैर अभी भी मुझे एमईएस के बारे में बहुत कुछ पता पता है, लेकिन एक बार जब खुद का एक्सपीरियंस होता है तो वो एक अलग चीज़ है। तो अगर आप मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहेंगे तो मैं आपके वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए सर, बहुत-बहुत थैंक यू विवेक सर, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने शेयर की है और जैसे ही स्टूडेंट डिमांड रहती है या जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका फिर से इंटरव्यू लेंगे। आज के इंटरव्यू के लिए धन्यवाद। जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, लाइक करके शेयर कर देना भाई, बहुत मेहनत होती है। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।